चलिए, पूरी दुनिया की और तमाम खबरें तो आपको हम अच्छी अच्छी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी ठंड जो आजकल हम महसूस कर रहे हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। पिंक का इंतजाम चाय समोसे के साथ हो ही गया है। पिंक ठंड ना, पिंक ठंड, पिंक ठंड, पीछे ब्लू ठंड है, पीछे ब्लू है और एहसास पिंक वाला हो रहा है। और इसको देख के दोनों भी ब्लू ही हो गई है, इनको इतनी ठंड लग रही है। वैसे नहीं हूँ, एक मरून में बैठी, मैं तो पीली पै गई। दोनों को ठंड लग रही है। लेकिन ये बताइए, सही में ठंड महसूस हो रही है सुबह सुबह जब उठना होता है? हाँ, सुबह और शाम की तो है, अर्ली मॉर्निंग तो है, लेकिन कुल मिला के मौसम ना बहुत प्लेजेंट सा है। आज दोपहर में मैं बाहर गई थी कुछ शूट के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे पसीने वाली गर्मी नहीं है, मौसम ठीक लग ही रहा है। और चंडीगढ़ की तरफ और प्लेजेंट। अच्छा, अभी तो की तरफ पॉल्यूशन नहीं ना, पॉल्यूशन नहीं है वहाँ पे। 93 था AQI। मैं तो एक्चुअली इंतजार कर रही हूँ कृत्रिम बारिश हो जाए दिल्ली में, तो एटलीस्ट यहाँ का AQI भी अच्छा हो, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक लायक तो बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये है कि एक अच्छा एहसास जरूर हमें हो रहा है, क्योंकि मौसम जो है उसने रंगत बदली है और मैदानी इलाकों में सुबह शाम, जैसे हमने आपको बताया कि ठंड हो रही है। वजह है वो बर्फ जिसने पहाड़ों पर डेरा जमा लिया है। हिमाचल प्रदेश में कई जो हुई सीजन की दूसरी बर्फबारी है, उसने सैलानियों की तो जैसे लॉटरी लगा दी है। जी हाँ, देखिए तो समझ लीजिए कि पहाड़ों पर स्नो वाला शो चल रहा है। हिमाचल के पहाड़ों पर बरसी बर्फ के बाद सोशल मीडिया पर वहां के नज़ारे छा गए हैं। कैसी है तस्वीरें? अगर आप भी प्लान करना चाहते हैं वहां जाने का तो कर सकते हैं। क्या कुछ चल रहा है वो आपको दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए। हिमाचल प्रदेश के ऊंची पहाड़ियों पर सीजन की दूसरी बर्फबारी ने दस्तक दी है। 2 सप्ताह के बाद लाहौल घाटी का मौसम एक बार फिर खुशगवार हो चला है। यहाँ पहाड़ की चोटियों पर आसमान से बर्फ के फाहे ऐसे गिरे मानो चांदी की बरसात हो रही हो। कोकसर, सिस्सू, जिस्पा, दारचा और रोहतांग दर्रे पर करीब 5 घंटे हुई बर्फबारी ने सारा नजारा ही बदल दिया। एक ओर पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली, तो वहीं दूसरी ओर पारा माइनस के नीचे लुढ़क गया। ताजा बर्फबारी से यहाँ का तापमान तो जरूर गिरा, लेकिन सैलानियों की तादाद में इजाफा हुआ है। पर्यटक इन दिलकश वादियों में बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। कोई कुदरत के इस शानदार नजारों को तस्वीरों में कैद कर लेना चाहता है, तो कोई इन्हें बस एक टक जी भरकर निहार लेने को आतुर है। बर्फ से ढके इन पहाड़ और झरनों के बीच कोई फोटो खिंचवा रहा है, तो कोई इन खूबसूरत फिजाओं को मन में बसा लेने की ख्वाहिश लिए बैठा है। रोहतांग दर्रे में बर्फबारी के बीच पर्यटक की मस्ती स्थानीय लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रही है। होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे संचालकों को इस साल अच्छे कारोबार की उम्मीद है। फ्रेश स्नोफॉल से हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश के आसार जताए हैं। घाटी में सीजन की दूसरी बर्फबारी और बढ़ती ठंड के बीच स्थानीय लोग अब सर्दियों की तैयारियों में जुट गए हैं। मनिंदर अरोड़ा, मनाली, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल के बाद अब बात 4 धाम यात्रा की कर लेते हैं। तो अब 4 धाम यात्रा में से 3 धामों के कपाट बंद हो चुके हैं। आज केदारनाथ यमुनोत्री धाम के कपाट भी विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। केदारनाथ धाम में सुबह से श्रद्धालु की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। दोपहर में यमुनोत्री धाम के कपाट भी सर्दियों के लिए बंद कर दिए गए। गंगोत्री के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे। जैसे ही कपाट बंद हुए, हर हर महादेव के जयकारों से पूरा धाम गूंज उठा। यमुनोत्री धाम में भी आज भव्य नजारा देखने को मिला। वहां भी मां यमुना की प्रतिमा को शीतकालीन निवास के लिए रवाना कर दिया गया और अब 50 लाख से ज्यादा भक्तों ने अब तक दर्शन किए हैं। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं केदारनाथ धाम। आज सुबह विधिवत तरीके से कपाट यहां पर बंद कर दिए गए हैं। शीतकाल के लिए जब केदारनाथ धाम मंदिर बंद होता है, तब उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान केदारनाथ की पूजा की जाती है। आपको बता दें, यहाँ पर हर साल दिवाली के बाद भैया दूज के दिन बाबा केदारनाथ के धाम के कपाट बंद किए जाते हैं और बाबा के चल विग्रह जो डोली होती है उसे उखीमठ पहुंचा दिया जाता है। इस बार भी विधि विधान के साथ अनुष्ठान के बाद केदारनाथ के कपाट बंद करने की प्रक्रिया पूरी की गई। केदारेश्वर
हर हर महादेव की जयकार। बम बम भोले की गूंज। भारत माता की जयकार और वंदे मातरम के साथ ढोल नगाड़ों और आर्मी बैंड की मधुर ध्वनि से गुंजायमान केदारनाथ धाम। भक्तिभाव से परिपूर्ण माहौल में भक्तों और श्रद्धालुओं के जुलूस के साथ डोली पर सवार हुए बाबा केदार और परंपरा के अनुसार बाबा केदार की डोली ऊखीमठ के लिए रवाना हो गई। भैया दूज के मौके पर शुभ मुहूर्त में आज तड़के 4:30 बजे केदारनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। इसके बाद विधि विधान से बाबा का अभिषेक किया गया और फिर आरती के बाद भोग लगाया गया। बाबा केदार की समाधि पूजा के बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 6:30 बजे मंदिर में गर्भगृह के द्वार बंद किए गए और फिर बाबा केदार के पंचमुखी चल विग्रह को डोली में विराजमान कर मंदिर से बाहर लाया गया। विधि विधान से सारे अनुष्ठान पूर्ण किए जाने के बाद सुबह 8:30 बजे मंदिर के मुख्य कपाट अगले 6 महीनों के लिए बंद कर दिए गए और बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली ऊखीमठ में स्थित शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो गई। यह डोली 25 अक्टूबर को ऊखीमठ पहुंचेगी, जहां अगले 6 महीने तक बाबा की पूजा अर्चना होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में केदारनाथ धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया पूरी हुई। बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो। जाहिर है इस बार उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। कपाट बंद होने से पहले बाबा केदार के धाम को 12 कुंटल फूलों से सजाया गया। इस अवसर पर भी महादेव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे ताकि कपाट बंद होने से पहले बाबा के अलौकिक दर्शन कर सकें। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल एक बार फिर जब बाबा केदार के धाम के कपाट खुलेंगे और श्रद्धालुओं को 4 धाम यात्रा में शामिल होने का अवसर मिलेगा तो उनके लिए सुविधाएं भी बेहतर होंगी और वे ज्यादा सहूलियत से बाबा के दर्शन कर सकेंगे। यहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। चूँकि 6 माह अत्यंत यहाँ कठिन होते हैं काम करना, लेकिन उसके बावजूद भी नवनिर्माण पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ पर तेजी से चल रहा है। भव्य केदार, दिव्य केदार एक नया स्वरूप यहाँ पर लेता जा रहा है। हमारा प्रयास है कि आने वाले अगले साल तक 1 वर्ष के भीतर सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएं और जो हमारा यहाँ का निर्माण कार्य होना है उसका सारा प्लान पहले से ही तैयार है आदमी को। हालांकि दुर्गम क्षेत्रों में स्थित होने के कारण केदारनाथ धाम सहित उत्तराखंड के 4 धामों की तीर्थ यात्रा आसान नहीं है और माना जाता है कि वे बड़भागी श्रद्धालु ही यह यात्रा कर पाते हैं जिन पर बाबा केदार, बद्री विशाल और परमपिता परमेश्वर की बड़ी कृपा होती है, क्योंकि इन इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं का डर हमेशा बना रहता है और समय समय पर बारिश बर्फबारी तो आम बात है। हालांकि सरकार और प्रशासन की ओर से हर बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भरपूर व्यवस्था की जाती है। इस बीच अब उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों की शीतकालीन यात्रा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि देश विदेश के लोग जाड़े के दौरान भी यहाँ के तीर्थों के दर्शन कर सकें और तीर्थ यात्रा की अपनी आकांक्षा पूरी कर सकें। केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चार धाम के बाद बात अब छठ की कर लेते हैं, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। घाटों को सजाया जा रहा है और रेलवे की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का हो या फिर स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर हो। बिल्कुल, आपको बता दें कि यात्रियों की सुविधा के लिए खास करके रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई है। साथ ही आपको बता दें प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त टिकट काउंटर, हेल्प डेस्क और सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भीड़ को संभालने के लिए रेल सुरक्षा बल और GRP के जवान भी चौकसी पर हैं। यात्रियों को परेशानी ना हो इसके लिए रेलवे ने स्टेशन के अंदर और बाहर कंट्रोल रूम और अनाउंसमेंट सिस्टम भी एक्टिव रखे हैं। असर ये साथ चलते रहिए, अब अभी छठूला असि खुशी ना मनाइए साहब। दूरी लंबी है, वक्त कम है, पर जाना तो है। कोई नौकरी के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, तो कोई रोजी रोटी की तलाश में महानगर तक आ पहुंचे हैं। पर अब छठ पूजा पर इन्हें लौटना है अपने परिवार के पास, अपने गांव, अपने अपनों के पास। ऐसे में ट्रेनों में भीड़ है, रेलवे स्टेशनों पर लंबी कतारें हैं। लिहाजा छठ पूजा को लेकर इस बार भी रेलवे ने कई खास इंतजाम किए हैं। बात दिल्ली की करें तो यहाँ छठ को लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ 6000 स्क्वायर मीटर एरिया में होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जिसमें लोगों की सहूलियत के लिहाज से फोन चार्जिंग की सुविधा और मेडिकल सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही यहाँ हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। ये पूरा जो होल्डिंग एरिया है, इसमें आप देखिए कि कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है लोगों को यहाँ रखने की, और सामने सुविधा के रूप पर यहाँ पर बहुत सारे हेल्प डेस्क काउंटर्स हैं। बाहर आपको दिखाएं, एक एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है, और अगर किसी को स्वास्थ्य सुविधा करनी हो तो यहाँ पर आके जो यहाँ पर प्राथमिक उपचार कक्ष हैं दिल्ली मंडल का, जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो भी यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, बेहतर क्राउड मैनेजमेंट के लिए व्यवस्थाओं में कई बदलाव किए गए हैं। और हर साल की तरह रेलवेज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट करें, भीड़ नियंत्रण करें, और इसलिए आपको यहाँ पर प्रिपरेशंस दिखा रहे हैं रेलवेज की तरफ से जो की गई है बाहर। अब आपको बता दें कि ये जो एरिया बनाया गया है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से टिकट रिजर्व है। जो रिजर्व टिकट वाले लोग हैं उनके लिए खासकर ये एरिया बनाया गया है। तो अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ रहे हैं तो आप मेन अपना पहाड़गंज यानी कि अजमेरी गेट का जो इलाका है वहाँ से आप एंट्री करेंगे, और एंट्री करके यहाँ पर आएंगे। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर जो है फ़ोन चार्जिंग स्टेशंस लगाए हुए हैं, और एक तरफ आपको यहाँ पर हेल्प डेस्क भी दिखाई दे जाएगा। हेल्प डेस्क पर आप जो अपने सवाल हैं पूछ सकते हैं, अपना कार्ड रिचार्ज स्कैन कर सकते हैं। लोग भी रेलवे की इन सुविधाओं से खुश नजर आए। त्योहारों के मौके पर हर साल लाखों की भीड़ को संभालना भारतीय रेलवे के लिए बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में रेलवे की कोशिश यही होती है कि सभी यात्री सुरक्षित और सकुशल यात्रा कर सकें और खुशी खुशी त्योहार मना सकें। मिलन शर्मा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, प्लेटफॉर्म पर आपने इंतजाम देख लिया, अब चलिए आपको दिखाते हैं रेलवे ने वॉर रूम बनाए हैं, वहां कैसे इंतजाम है और इस वॉर रूम से किस तरह मॉनिटरिंग की जा रही है, बता रही हैं हमारी सहयोगी मिलन शर्मा। त्योहारों में अक्सर हम देखते हैं कि रेलवेज में, ट्रेन्स में, प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और इन सब चीज़ों को लेकर रेल मंत्रालय की तरफ से ये वॉर मॉनिटरिंग रूम जो है ये बनाया गया है। और हर साल आप देखते हैं कि किस तरीके का रश ट्रेन्स में होता है जब बहुत सारे लोग दिवाली के बाद, छठ पूजा से पहले बिहार की तरफ जाते हैं। तो इस वक्त हम आपको कुछ ऐसे स्टेशंस दिखा रहे हैं जहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, और अलग अलग जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। ये टिकटिंग जोन्स हैं,
ये स्टेशन के बाहर का इलाका है। सामने आप देख रहे हैं ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो नया होल्डिंग एरिया है वो बनाया गया है और किस तरीके से स्ट्रीमलाइन तरीके से जो लोग हैं उन्हें अंदर आने दिया जा रहा है टिकट लेने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा कुछ मॉनिटर होता है। ये आपको मैं बताऊं, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का होल्डिंग एरिया है। इस तरफ टिकट्स लेने के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जाता है। तो ये सारी जो वॉर रूम मॉनिटरिंग हो रही है, खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसको रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। साथ ही साथ इनकी जो पूरी टीम है रेलवे बोर्ड की, रेलवे ट्रैफिक से इंक्लूड करके सब लोग इसको जो है रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करते हैं। हाल ही में ये भी बताया गया है कि 1.2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अभी तक ट्रेन से सफ़र कर चुके हैं और अभी तक छठ पर पूरी तरीके से हम पहुंचे भी नहीं हैं वहां तक। और ऑलरेडी 1.2 करोड़ लोग स्पेशल ट्रेन्स ले चुके हैं। 10,000 स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा रही हैं ऑलरेडी, ये बताया गया है। और उसके अलावा 3,000 जो एक्स्ट्रा ट्रेन्स रखी हुई हैं। किसी भी स्टेशन पर अगर बहुत ज़्यादा रश होता है तो ये 3,000 एक्स्ट्रा ट्रेन्स चलाने की बात इस वक्त की जा रही है। इसके अलावा जो टिकट वेंडिंग है और टिकट देना है, ये सारा जो होल्डिंग एरिया बनाया है ये अनरिजर्व जो जनरल क्लास की टिकट लेते हैं उनके लिए बनाया गया है। और जो जिनके पास रिजर्व टिकट्स हैं उनका होल्डिंग एरिया सेपरेट है, वो अलग से एंटर कर सकते हैं। लेकिन वेटिंग एरिया भी आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर जो बनाया गया है। टिकट्स लेने के बाद वेटिंग एरिया में लोग इंतज़ार कर सकते हैं। क्राउड मैनेजमेंट के लिए हीट मैप भी बनाया गया है, जिसमें कल तक अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 ही स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही थी, वो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार। उसके अलावा जो सारे स्टेशन है उस पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी इस वक्त। लेकिन रेगुलर मॉनिटरिंग यहाँ पर रेल मंत्रालय की तरफ से की जा रही है और ये सब क्राउड मैनेजमेंट को लेकर हो रहा है। किसी भी तरीके की स्टैम्पीड ना हो जाए, किसी भी तरीके का अनटुवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, इसको लेकर यहाँ पर रेल मंत्रालय की तरफ से जो मॉनिटरिंग हो रही है इसी वॉर रूम में होती है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आलोक दास के साथ मिलन शर्मा। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आपने छठ पूजा के मद्देनजर किस तरह के इंतजाम है वो देख लिया। अब आपको लिए चलते हैं चंदौली, जहां से देश के तमाम हिस्सों के लिए ट्रेनें गुजरती हैं। तो जो लोग सफर कर रहे हैं उन्हें रेलवे के इंतजाम कैसे लग रहे हैं, जानने की कोशिश की चंदौली से हमारे सहयोगी उदय गुप्ता ने। छठ पूजा का त्योहार है और दिल्ली, मुंबई, गुजरात और देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के लोग घर वापसी कर रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर है। ट्रेनों के माध्यम से लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पहुंची है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। सामान्य भीड़ है, जिससे कि पिछले सालों में देखा गया है कि जबरदस्त ट्रेनों में भीड़ दिखाई दे रही थी, वो फिलहाल आज तो नहीं दिखाई दे रही है। ये जनरल डिब्बा है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आराम से लोग बैठे हुए हैं। स्लीपर क्लास में भी जो है वो भीड़ कम है, सामान्य भीड़ है। ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रेन जहां से खुल रही है वहां से भी अच्छी व्यवस्था की गई है कि आरपीएफ और जीआरपी के जवान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्राउड को कंट्रोल करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर विशेष व्यवस्था की गई है। हम आपको स्लीपर की तरफ ले चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात हैं। देखिए, ये आरपीएफ के जवान हैं जो लगातार यहाँ पर लाउड हेलर के साथ मौजूद रह रहे हैं और जो यहाँ के डीआरएम हैं वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, पहले जो त्योहार आते थे छठ पूजा के, दिवाली के, उसमें जितनी भीड़ होती थी, इस बार कुछ सुधार हुआ है क्या? पहले तो हर एक बोगी में ही भीड़ होता था, हर एक रिजर्वेशन में भी भीड़ होता था, बट इस बार अच्छा है। और दिल्ली में भी देखा गया, इस बार पुलिस द्वारा अच्छा ये किया गया है, तरीके से सबको बैठाया जा रहा है, सबको अपने अलग अलग बोगियों में ले जाया जा रहा है, तो इस बार ज्यादा सही है। आप उस ट्रेन से आ रहे हैं, पीछे से कानपुर से आ रहे हैं, क्या स्थिति है? बढ़िया स्थिति, बढ़िया। पहले जो भीड़ देखी जा रही थी उसकी अपेक्षा अभी क्या हालत? भीड़ कम है। रेलवे ने व्यवस्था अच्छी की है, बहुत बढ़िया व्यवस्था, सफाई भी बढ़िया है। सफाई भी बढ़िया है। आप जो आनंद विहार से जैसे दिक्कत था ना पहले, तो पूरा सिक्योरिटी था, लोगों को चढ़ने के लिए सही था, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे पहले था 2 साल पहले जैसे दिक्कत हो रही थी, जो रिजर्वेशन कर रखा है ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन बहुत सारा सिक्योरिटी था, हर बग्गी में 10-15 पुलिस रहते थे। इस बार जो है अच्छी व्यवस्था की गई है, ऐसा कहा जा रहा है। रेल यात्री भी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि जो पिछले सालों में ट्रेनों में छठ पूजा के दौरान भीड़ होती थी, फिलहाल अभी तक तो वो भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। उदय गुप्ता, चंदौली। तो अभी तक आपने रेलवे छठ पूजा के इंतजामों पर कितना खरा उतरा है ये देखा।
अब चलते हैं नदियों के उन घाटों पर जहां पर छठ पूजा होनी है। तो दिल्ली के ITO घाट पर इस वक्त छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर चल रही है। घाट को JCB मशीनों से समतल किया जा रहा है। वहीं नदी की सफाई के लिए हार्वेस्टर मशीनें भी उतारी गई हैं। यही नहीं, कई महिलाएं तो आज ही यमुना में डुबकी लगाती नजर आई। उनका कहना है कि सालों बाद यमुना में डुबकी लगाकर मजा आया। तो देखिए हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया की ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में यमुना के सभी घाटों पर छठ पूजा की तैयारी जोर शोर से आगे बढ़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण घाटों में से एक ITO छठ घाट पर। इसे VIP घाट भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से नदी के ठीक किनारे पर जो काम है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बुलडोज़र दिखाई पड़ जाएंगे जो मिट्टी से पूरी चीज़ों को, जो ज़मीन है उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, उसको बैलेंस कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारे कर्मचारी अलग अलग काम करते हुए यमुना घाट पर दिखाई पड़ जाएंगे। नदी की हम बात करें तो नदी में आप देखिए कि किस तरह से जो मशीन है पानी को साफ़ करने वाली, वो भी लगातार यहाँ बनी हुई है। जैसे ही उसकी ज़रूरत पड़ती है उसे भी चलवा दिया जाता है। साथ ही साथ आप देखिए कि इन कामकाज के साथ साथ बहुत सालों बाद लोगों को ये मौका मिला है, या यूँ कहें कि ये परमिशन मिली है कि इस बार छठ पूजा में अर्घ यमुना जी में उतर कर दे सकते हैं। उसकी वजह से आप देखिए जो तमाम श्रद्धालु हैं वो आज ही यमुना के घाट पर पहुंच गए हैं। आज से ये सभी लोग जो छठ की पूजा करते हैं अपने घर में एक मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं और फिर उसी मिट्टी के चूल्हे पर जितना भी आपका खाना, प्रसाद, वो सब कुछ है आज से बनना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आज लोग यहाँ पर उस चूल्हे को बनाने से पहले यमुना जी में डुबकी लगाने के लिए आए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि दिल्ली में पल्ला से लेकर कालिंदी तक, पल्ला वो इलाका जहाँ से यमुना की शुरुआत होती है दिल्ली में, और कालिंदी वो इलाका जहाँ पर यमुना दिल्ली में ख़त्म होती हैं, वहाँ तक 1000 से ज़्यादा घाट बनाए जाएंगे, जबकि 17 मॉडर्न घाट बनाए जाएंगे। जिस तरह से कांवड़ यात्रा के वक्त कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की जाती है यूपी में, उत्तराखंड में, उसी तरह से इस बार भी दिल्ली में जब छठ व्रती यमुना किनारे पहुंचेंगे तो उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी की जाएगी, ऐसा भी ऐलान किया गया है। ITO यमुना घाट पर छठ पूजा की तैयारी चल रही है, लेकिन उसके पहले ही आप देखिए जो तमाम महिलाएं हैं वो यमुना में किनारे पर पहुंच चुकी हैं, उसमें डुबकी लगा रही हैं, उसमें स्नान कर रही हैं। छठ पूजा करते हैं? हाँ। तो इस बार मौका मिल रहा है कि यहीं पे छठ पूजा करने का? हाँ, यही करेंगे। आज ही आप लोग क्यों डुबकी लगा रहे थे? आज लगा रहे हैं, जब हम सब गंगा नहा लेते हैं ना, उसके बाद जा करके छठ पूजा करते हैं। अच्छा, एक साल के में हमसे काम मतलब जो पूजा काम है आज से शुरू हो गया। हाँ, आज से हम लोग है क्या मान बनते हैं, मिट्टी की चूल्हा जो होती है तो आज से ही स्टार्टिंग है बनाना। तो जब तक गंगा नहीं नहाएंगे, जमुना जी में डुबकी नहीं लगाएंगे, तब तक तो मिट्टी उट्टी छू नहीं सकते हैं ना, ये बात है। तो ये परिवार बता रहा है कि आज से ही जो है जो छठ पूजा की शुरुआत है वो एक तरह से हो गई है, और चूल्हा आज मिट्टी का बनाएंगे। उस चूल्हे को बनाने से पहले यमुना जी में डुबकी लगाने के लिए आए। कितने सालों बाद मौका मिला है यमुना में डुबकी लगाने? कोरोना से पहले ही आए थे, अब आई हूँ आज। बहुत साल हो गया, 5 साल हो गए डुबकी लगाए हुए। कितने सालों बाद हम आए हैं यमुना जी में, बहुत खुशी मिली आज नहा के, अच्छा लगा। तो अब एक छठ पूजा आप लोग छत पे कर रहे थे, एक छठ पूजा आप यमुना में आ गए हैं, तो यहाँ जितना मजा आता, जितना अच्छा लगता है उतना घर पे उतना तो यही है कि मजबूरी में हम कर रहे थे, कोरोना में कोई साधन ही नहीं था, इस वजह से। इस बार अब परिवार के साथ यहीं पहुँचेंगे पूजा के लिए? हाँ जी, अगर थोड़ी सी और सफाई हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। सफाई तो हो ही जाएगी, अभी तो काम चल ही रहा है। हाँ, इसके लिए बहुत अच्छे होगा। हम लोग यहाँ पे आएंगे यमुना जी में करने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आते हैं तो खुशी मिलता है हम सबके। गंगा जी देखिए, ऐसी अब छठ मैया को संबोधित करती हुई, यमुना जी को संबोधित करते हुए उद्घोष ये लोग लेकर आए हैं। पूजा की शुरुआत आज से करने जा रहे हैं। मान्यता इनकी ये है कि घर में चूल्हा बनाने से पहले, वो चूल्हा जिस पर छठ पूजा का सारा सामान बनता है, बिल्कुल अलग से बनाया जाता है, उसको बनाने से पहले यमुना में डुबकी लगाने आए हैं। यही परंपरा है और इस बार लंबे अरसे बाद इन्हें
अपनी परंपरा निभाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि इस बार ये तय हो गया है कि दिल्ली में भी छठ पूजा यमुना में ही होगा, यमुना में ही अर्घ दिया जाएगा और यमुना में ही श्रद्धालु डुबकी लगा पाएंगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, ITO घाट, दिल्ली। एक बड़ी इमोशनल सी स्टोरी अब हम आपको दिखाते हैं। 6 साल का लंबा इंतज़ार और उसके बाद एक पिता अपनी बेटी के लिए स्कूटी खरीदने शोरूम पहुंचता है। लेकिन जब वो शोरूम पहुंचता है स्कूटी खरीदने के लिए, तो वहाँ जो लोग होते हैं, शोरूम के जो मालिक होते हैं, दूसरे लोग जो उनको स्कूटी दिखा रहे हो, तो देख के बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो ये इमोशनलपन की कहानी क्या है, क्यों ये इतनी इमोशनल स्टोरी है और क्यों ये इंस्पिरेशनल स्टोरी भी है, शगुफ्ता बताएंगी। कहानी है दरअसल छत्तीसगढ़ की, क्योंकि जब पिता स्कूटी खरीदने शोरूम पहुंचे तो नोटों से नहीं बल्कि सिक्कों के बोरों से पेमेंट किया। उसके बाद क्या हुआ वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। कहते हैं एक पिता के हाथ की लकीरों में सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि कमर तोड़ मेहनत की खुरदुरी कहानी छिपी होती है। ऐसी ही एक कहानी छत्तीसगढ़ के जशपुर से सामने आई है, जहां एक किसान पिता एक बोरा लेकर अपनी बेटी को स्कूटी दिलाने बाइक शोरूम पहुंचा। पिता के हाथ में बोरा देख सब हैरान रह गए, क्योंकि उस बोरे में सिर्फ सपने नहीं बल्कि 6 महीने की दिन और रात की कड़ी मेहनत से थोड़ा थोड़ा कर बचाए गए सिक्कों की खनक भी थी। किसान पिता के थैले में 10 और 20 रुपए के 40,000 के सिक्के थे, जो उन्होंने पिछले 6 महीनों में जमा किए थे ताकि बिटिया का स्कूटी खरीदने का सपना पूरा हो सके। जो नारायण गुंडा शोरूम में सिक्का पैसा गाड़ी देन की नहीं कि आलो खाने ढुकलो खाने दो कहलन बड़ा खुशी लागलक जो नारायण हुंडा शोरूम को धन्यवाद। सिक्का लाइन हुए थे गाड़ी किने चले। हालांकि पहले तो शोरूम के कर्मचारी हैरान थे, लेकिन फिर एक पिता का उम्मीदों से भरा चेहरा देखकर सभी कर्मचारी मुस्कुराते हुए सिक्के गिनने में लग गए। टेबल पर 10 और 20 के सिक्कों का ढेर लगा था। पूरे शोरूम में सिक्कों की खनक गूंजती रही, साथ में एक पिता के अरमान और बिटिया के चेहरे पर मुस्कान तैरती रही। आखिरकार जब स्कूटी की चाबी बेटी के हाथ में आई तो सबकी आंखें भर आईं। शोरूम के मालिक ने भी किसान परिवार के अरमानों का सम्मान किया और बिटिया को स्कूटी के साथ तोहफा भी दिया। मिक्सर ग्राइंडर। ये कहानी सिर्फ स्कूटी खरीदने की नहीं, ये कहानी है एक पिता के उस जज्बे की जो बेटी के सपने के लिए मिट्टी से सोना गढ़ देता है। जशपुर के इस किसान ने साबित कर दिया कि जब नीयत सच्ची हो तो हर सपना सिक्कों की तरह चमक उठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। देखिए, अब बात हम करेंगे उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है और यही वजह है कि अब अंग्रेजी में उस मूवी को लाने की बात की जा रही है। कौन सी मूवी है? मूवी है कांतारा, जिसको लेकर हम लोगों ने एक दूसरे को इतना कन्विंस किया कि श्वेता ने तो देख ही डाली। बिल्कुल, शगुफ्ता ने कहा था आप देखिए तब फिर बताइएगा कैसी लगी। हाँ, मुझे जो उसमें देवता, अगेन फिर मैं उसका नाम भूल गई, उसको क्या बोलते हैं उसमें जब वो देव बोलते हैं। तो जब देव आते हैं ना, तो वो वाला पोर्शन हमेशा मुझे थोड़ा सा क्यूरियस बना के रखता था। गूज़बम्स और वो क्यूरियस कि अब क्या होगा जब देव आ जाते हैं, फिर क्या होता है। तो वो बना रहा। लेकिन अब चैप्टर 1 भाई देखना बाकी है, क्योंकि भाई चैप्टर 1 भी देखने के बाद देखिए ब्लॉकबस्टर ऐसी हुई कि अब इंग्लिश में पिक्चर आने की बात हो रही है। कहानी यही है। आपने देखी है मूवी? इंतज़ार वीकेंड का, लेकिन मैंने सुना है कि एक्टिंग बहुत अच्छी। मैंने सारे ट्रेलर्स देख लिए और जो छोटी छोटी रील्स आ रही है वो सब मैंने देख ली है और वो ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही है। यही एक्साइटमेंट आप अपने अंदर क्रिएट कीजिए, क्योंकि अब फिल्म के मेकर्स ने ये डिसीजन लिया है कि अंग्रेजी वर्जन का नया पोस्टर जारी करके ये बताया है कि अब एक्साइटमेंट अनदर लेवल पे होगी। क्या कुछ और अपडेट है वो देखिए ज़रा। बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड कामयाबी के झंडे गाड़ रही फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का मास्टर स्ट्रोक।
महज 1 महीने में दूसरी बार रिलीज होगी कांतारा चैप्टर 1। कांतारा को मिली अपार सफलता के बाद फिल्म मेकर ने प्लानिंग तो इस फिल्म की रिलीज के साथ ही कर डाली थी, लेकिन अब वो तारीख भी तय कर दी है जब कांतारा चैप्टर 1 को दोबारा रिलीज किया जाएगा। तारीख है 31 अक्टूबर, लेकिन फर्क ये है कि इस बार कांतारा चैप्टर 1 के इंग्लिश वर्जन को वर्ल्ड वाइड रिलीज किया जाएगा। मेकर्स के मुताबिक ये पहली भारतीय फिल्म होने जा रही है जिसका दुनिया भर में इंग्लिश डब्ड थिएटिकल रिलीज होगा। कांतारा के एक्टर, राइटर और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने कांतारा चैप्टर 1 का नया पोस्टर रिलीज करते हुए इस बात की घोषणा की। ऋषभ शेट्टी ने सोशल मीडिया पर इस पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा, एक ऐसी पवित्र गाथा जो सीमाओं और भाषाओं से परे है। कांतारा चैप्टर 1 का अंग्रेजी संस्करण 31 अक्टूबर से दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगा। आस्था, संस्कृति और भक्ति की इस महाकाव्य यात्रा को पूरे वैभव के साथ अनुभव करें। वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई कांतारा चैप्टर 1 ने पहले से ही दुनिया में अपनी धाक जमाई हुई है। अब इसके अंग्रेजी वर्जन में रिलीज होने का मतलब है ज्यादा दर्शकों तक इसकी पहुंच, मतलब और ज्यादा कमाई। हालांकि पोस्टर के मुताबिक इसका इंग्लिश वर्जन 2 घंटे 14 मिनट का होगा, जबकि फिल्म की मूल अवधि 2 घंटे 48 मिनट की है। कांतारा सीरीज की पहली फिल्म कांतारा जब 2022 में रिलीज हुई थी, तभी इसने मेक्सिको, कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला और दूसरे देशों में अपनी छाप छोड़ी थी। न सिर्फ भारतीय प्रवासी बल्कि उन देशों के फिल्म लवर्स भी इस फिल्म के फैन हो गए जिनके सांस्कृतिक संबंध भारत से मिलते जुलते हैं। इन देशों के गैर प्रवासी दर्शकों ने भी कांतारा को खूब पसंद किया। होमले फिल्म्स की कांतारा जब साल 2022 में रिलीज हुई थी, तब ये फिल्म सबसे बड़ी स्लीपर हिट बनकर सामने आई, जिसने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता था बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई अपने नाम की थी। और अब इसकी प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1 कांतारा से भी बड़ी हिट बनकर सामने आई है। कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और 3 हफ्ते से दर्शकों की भारी भीड़ थिएटर तक खींचने में कामयाब रही है। कांतारा चैप्टर 1 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 523 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। हिंदी में ये फिल्म मूल भाषा कन्नड़ में बनी फिल्म से भी आगे निकल गई है। हिंदी में जहां इसने 177 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, वहीं कन्नड़ में 166 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इसने अब तक कुल मिलाकर 732 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है, जबकि फिल्म का बजट महज 120 करोड़ रुपए है। जाहिर सी बात है कि 2 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने अब तक ताबड़तोड़ कमाई करते हुए मोटा मुनाफा कमा लिया है। कमाई के आंकड़े तब हैं जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी रोजाना बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, यानी आने वाले दिनों में कमाई और बढ़ने वाली है। और अब अंग्रेजी वर्जन में रिलीज के बाद कमाई के आंकड़े का ग्राफ और भी तेज होता हुआ दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कांतारा की चर्चा हम लोग कर रहे हैं एंड आई एम श्योर कि आप लोग प्रभास के फैंस भी होंगे। फैंस तो नहीं, लेकिन हाँ उनकी एक्टिंग अच्छी लगी। फैन तो सिर्फ शाहरुख के हैं। बाहुबली से जो प्रभास का क्रेज बना था, आई थिंक वो वैसा का वैसा ही है। हाँ, मतलब अगर कंपैरिजन शाहरुख खान या बाकी स्टार से करें तो वो तो शायद हम नहीं करें, लेकिन साउथ में प्रभास इज प्रभास, है ना? साउथ में प्रभास इज प्रभास। और इसीलिए देखिए, अब प्रभास अपना बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन फैंस के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा सॉलिड रिटर्न गिफ्ट दिया है। उम्मीद जिसकी हो रही थी, उनकी नई फिल्म का पोस्टर सामने आया है और उस पोस्टर को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर वो फिल्म क्या है, किस पर आधारित और किस तरीके से इस फिल्म में प्रभास का लुक रहने वाला है। इस टाइटल पोस्टर की रिलीज के साथ ही प्रभास की अपकमिंग फिल्म के नाम और सब्जेक्ट को लेकर लगाई जा रही अटकलें खत्म हो गई। प्रभास के जन्मदिन पर फिल्म मेकर्स ने पोस्टर रिलीज कर फिल्म के नाम का खुलासा कर दिया, फौजी। अभी तक इस फिल्म से प्रभास का फर्स्ट लुक नहीं सामने आया था। बुधवार को इस फिल्म का टीजर पोस्टर जारी किया गया, जिसमें प्रभास का पूरा लुक सामने नहीं आया। पोस्टर में ग्रेट ब्रिटेन का झंडा था, साथ ही कैप्शन में लिखा था 1932 से मोस्ट वांटेड। इससे कयास ये लगाए जा रहे थे कि ये फिल्म ब्रिटिश शासन पर आधारित एक पीरियड ड्रामा होगी, जिसमें प्रभास एक स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभा सकते हैं। अब रिलीज किए गए टाइटल पोस्टर ने इस कयास पर मोहर लगा दी है और इस टाइटल पोस्टर के साथ ही साफ हो गया है कि प्रभास फिल्म में फौजी के किरदार में नजर आने वाले हैं।
फौजी की टैगलाइन है अकेले लड़ने वाली एक बटालियन। ये इशारा है प्रभास का किरदार ऐसे फाइटर की तरह है जो अकेले ही सेना की एक बटालियन के बराबर है। इसी पोस्टर पर बहुत हल्के अक्षरों में कुछ और चीजें लिखी हैं। इनमें से एक लाइन संस्कृत में है, शौर्य तेजो धृति दराक्षम, जो कि भगवत गीता के एक श्लोक का हिस्सा है। ये श्लोक एक क्षत्रिय योद्धा के गुण और स्वभाव बताता है। इसी तरह हल्के अक्षरों में आपको एक और चीज नजर आ जाएगी, ऑपरेशन जी। इस टर्म का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। जापान ने पर्ल हार्बर पर जो हमला किया था उसका एक कोड नेम ऑपरेशन जी भी था। ये कोड नेम इशारा करता है कि फौजी के किरदार का कनेक्शन वर्ल्ड वॉर 2 से है। मुमकिन है कि फौजी कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं। और इससे पहले भी दिवाली की शुभकामनाओं के साथ एक पोस्टर रिलीज किया गया था जिसमें बंदूकों का ढेर लगा था। इसके ऊपर एक शख्स की परछाई थी जो कि साफ है कि ये ब्रभास ही है। और ये भी साफ है कि फौजी पूरी तरह से एक्शन पैक्ड फिल्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं आधुनिक टेक्नोलॉजी की, जहां पर इंटरनेट की दुनिया हर दिन एक नया रूप ले रही है। नए नए प्रोडक्ट्स, नए इनोवेशन, हर कंपनी का एक ही दावा, हम बदल देंगे यूजर्स का एक्सपीरियंस। अब इस रेस में उतर आई है वो कंपनी जिसने दुनिया को ChatGPT जैसा कमाल दिया है। जी हाँ, देखिए AI कंपनी ओपन AI ने अब अपना ब्राउजर भी लॉन्च कर दिया है और कहा जा रहा है कि नया ब्राउजर अभी तक के सभी ब्राउजर्स की छुट्टी कर देगा। कैसे करेगा छुट्टी, देखिए। इंटरनेट की दुनिया में नए शहकार के रूप में अब ChatGPT मेकर ओपन AI का नया ब्राउजर एटलस यूजर्स के नाम से आ चुका है। इस नए ब्राउजर को लेकर इंटरनेट यूजर्स में काफी कौतूहल है, क्योंकि गूगल और परप्लेक्सिटी के साथ ही अब ओपन AI ऐसी कंपनी बन गई है जिसने AI एप्लीकेशन के अलावा अपना इंटरनेट ब्राउजर भी लॉन्च कर दिया है। वैसे तो इंटरनेट यूजर्स अभी तक इंटरनेट एक्सप्लोरर से लेकर क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज जैसे तमाम ब्राउजर्स पर काम करते रहे हैं, लेकिन आसान भाषा में ये समझना जरूरी है कि आखिर ब्राउजर होता क्या है। ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में एंट्री करने के लिए होता है। इसका इस्तेमाल वेब पेज, चित्र, वीडियो और अन्य प्रकार की फाइल सहित तमाम किस्म की इंटरनेट सामग्री का पता लगाने के लिए किया जाता है। ब्राउजर्स के जरिए उन्हें लोग अपने इस्तेमाल के लिए हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि ChatGPT मेकर ओपन AI ने जो नया एटलस ब्राउजर लॉन्च किया है, इसमें खास बात क्या है, वह अभी तक मौजूद दूसरे ब्राउजर से अलग कैसे है। ओपन AI के अनुसार एटलस AI पावर्ड ब्राउजर है। ओपन AI का कहना है कि एटलस की मदद से यूजर्स का वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस बेहतर और स्मार्ट होगा। एटलस पर ब्राउजिंग को फ्री में उपलब्ध कराया गया है, लेकिन इसका एजेंट मोड केवल प्रो और प्लस वेरिएंट के लिए है। अब सवाल ये है कि ओपन AI के एटलस ब्राउजर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जान लीजिए कि एटलस का यूज करने के लिए पहले इसको इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल का यूज किया जा सकता है। chatgpt.com एटलस पर जाएं। इसके बाद न्यू ऐप को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ChatGPT अकाउंट से लॉगिन करें, जहां पुरानी हिस्ट्री भी देख सकेंगे। इसके अलावा एटलस ब्राउजर में बुकमार्क, पासवर्ड और हिस्ट्री इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स में से बुकमार्क, हिस्ट्री और पासवर्ड वगैरह डेटा इंपोर्ट कर सकेंगे। यूजर्स चाहें तो एटलस को डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में भी कन्वर्ट कर सकेंगे। खास बात यह है कि एटलस में यूजर्स को कुछ खास फीचर्स देखने को मिलेंगे। ये ब्राउजिंग के बारे में जानते हैं। इसमें एजेंट मोड मिलेगा जो सिर्फ ChatGPT प्लस प्रो यूजर्स को मिलता है। इसकी मदद से AI आपके लिए ग्रोसरी बुकिंग, ऑनलाइन फॉर्म भरने जैसे कई काम कर सकता है। वहीं एटलस के अंदर किसी भी वेबसाइट या ब्राउजर टैब के अंदर इंटीग्रेटेड चैट साइड बार मिलेगा। इंटीग्रेटेड चैट साइड बार से यूजर्स आसानी से ChatGPT से अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा पर्सनलाइज्ड ब्राउजर मेमोरी की भी सुविधा एटलस पर मिलेगी। हालांकि पर्सनलाइज्ड ब्राउजर मेमोरी का कंट्रोल यूजर्स के पास रहेगा। वे चाहें तो ब्राउजर मेमोरी को ऑफ कर सकते हैं। एटलस पर यूजर्स को ChatGPT से लैस AI पावर्ड सर्च की सुविधा मिलेगी। इसकी मदद से यूजर्स को सर्च रिजल्ट में लिंक, इमेज और न्यूज के साथ AI जनरेटेड समरी भी मिलती है। एटलस की मदद से आप वेबसाइट के टेक्स्ट को आसानी से समझ सकते हैं।
इस तरह ओपन एआई के एटलस ब्राउजर के जरिए यूजर्स को नए तरीके से ब्राउजिंग एक्सपीरियंस मिल सकता है और उनका काम काफी हद तक आसान भी हो सकता है। हालांकि अभी तक इंटरनेट ब्राउजिंग में जिस तरह क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर्स का दबदबा है, तो कहना मुश्किल है कि चैट जीपीटी का एटलस ब्राउजर यूजर्स को अपनी ओर कितना लुभा सकेगा, क्योंकि क्रोम और कॉमेट जैसे ब्राउजर पहले से ही एआई पावर्ड सर्च सुविधा दे रहे हैं। ओपन एआई ने एटलस ब्राउजर को अभी सिर्फ एप्पल यूजर्स के लिए जारी किया है। अभी एटलस का सपोर्ट सिर्फ एप्पल के मैक पर जारी किया गया है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि जल्द ही विंडोज और एंड्रॉइड के लिए भी इसका वर्जन जारी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल स्टेट मास्टर्स मीट में एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। केरल के वायनाड में रहने वाले 55 साल की सिस्टर सबीना ने अपना दमखम दिखाते हुए स्टेट मास्टर्स एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीत लिया। सबीना फिजिकल एजुकेशन की टीचर हैं और मूल रूप से कासरगोड की रहने वाली हैं। करीब 90 के दशक में वो वायनाड में रहती हैं और उनका ये कहना है कि ये उनका आखिरी कंपटीशन है, क्योंकि अगले साल मार्च में वो रिटायर हो रही हैं। केरल से उन्हें खूब बधाइयां मिल रही हैं और उनके जज्बे की जमकर तारीफ भी की जा रही है। और चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल। कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।